सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि आज नवीन सागर जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर हम लोग एक सप्ताह से उन पर केंद्रित एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। आज एक साथ एक के बाद एक कई कार्यक्रम हो रहे हैं और इस कड़ी के साथ मुकेश वर्मा जी हैं। सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मुकेश वर्मा जी और नवीन सागर जी का एक लंबा साथ रहा है, इस पे भी चर्चा होगी और नवीन सागर जी की संपूर्ण कहानियां नाम से जो संकलन प्रकाशित हुआ, उसकी सुदीर्घ और सुचिंतित भूमिका भी मुकेश वर्मा जी ने लिखी है। तो आज मुकेश वर्मा जी उनसे जुड़े अपने संस्मरण भी सुनाएंगे और उन कहानियों पर भी बातचीत करेंगे। आदरणीय मुकेश वर्मा जी, कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। मित्रों नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अर्पण कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा मेरे कारण, और अंततः वे मुझे ये अपना अवसर दिला पाए कि मैं इस प्रसंग में कुछ आपसे बात कर सकूं। अर्पण कुमार का जो समर्पण है, जो उनकी मेहनत है, उनकी जो साहित्य के प्रति निष्ठा है और जिस अविराम भाव से वो लगातार इन सब चीज़ों को करते रहते हैं, वो मुझे बेहद पसंद है और इसी कारण मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ और आज उनको उसी हैसियत से धन्यवाद भी दे रहा हूँ। यह प्रसंग नवीन को याद करने का है और मेरे लिए जितने खुशी की बात है, उतने ही एक यह मेरे लिए गमज़दा प्रसंग भी है। नवीन को मैंने एक बहुत लंबे समय से जाना है, मेरे ख्याल से करीब 60 साल या 60 साल से भी पहले, और तब हम दोनों एक स्कूल में थे। वो 7वीं 8वीं में रहे होंगे और मैं 9वीं 10वीं में। जैन हाई स्कूल था सागर का। तब से मैं नवीन को मैं जानता रहा हूं और तब से आज इस अवसर पर बहुत सारे मित्रों को, आदरणीय आत्मीयों को, उनके परिवारजनों को सुन करके उनके बारे में विगत दिनों से जितना सुनता आ रहा हूं, मैं अभिभूत हुआ, अच्छा भी लगा, बेचैन भी हुआ, प्रमुदित भी हुआ और ढेर सारी स्मृतियां साकार हुई। मुझे अब लग रहा है कि जैसे स्मृतियां कभी मरती नहीं हैं, वो आपके भीतर कहीं संचित रहती हैं और जब कभी उन्हें बुलाओ तो वो आती हैं और एक के बाद एक आपको अपनों की याद दिलाती रहती हैं। ये हमारा ही स्वभाव है कि हम उनको भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नवीन सागर एक ऐसी स्मृति है जिसे याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि नवीन सागर कभी भुलाए ही नहीं जा सकते। एक ऐसा अविस्मरणीय व्यक्तित्व जो उससे जब कभी मिला
बरसों बाद भी उसने उसको याद रखा। मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र जो नवीन के मित्र नहीं हुए, लेकिन नवीन से मिले, लेकिन जब कभी मिलते रहे, उन्होंने कहा कि उनके क्या हाल हैं, वो थे एक बड़े सुंदर से युवक आपके साथ थे, यकीनन वो नवीन सागर। तो अब मैं आज अपनी आपको स्मृतियों का एक वृतांत ही सुनाना चाहूंगा। एक समय के बाद हमारे पास स्मृतियां ही सुरक्षित रहती हैं और हम उनके सहारे अपना बाकी जीवन बिता सकते हैं। तो सवाल यह है कि नवीन सागर से मैं पहली बार कैसे मिला। अच्छा, ये नवीन सागर के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, मेरी भी हैं, लोगों की भी हैं, जो अकस्मात हुई हैं, अचानक हुई हैं और ना उन्होंने भूली हैं और उसी तरह ना मैं भी भूल पाता हूँ। तो पहली घटना तो मैं यकीनी तौर पर नहीं भूल पाता और आज भी उस तरह से याद है, इतने सैकड़ों रुपए में मुझे याद है। लेकिन इसके पहले मैं कुछ आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। हर एक बड़े व्यक्तित्व के बारे में बात करते हुए, एक दो छोटे-मोटे व्यक्तित्वों के बारे में भी बात कर लेना लाज़मी होता है, ताकि उस बड़े व्यक्तित्व की ऊँचाई के बारे में, गहराई के बारे में बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो आप मुझे पार्श्वभूमि का, पृष्ठभूमि का एक भाग समझ कर के मेरी बात को सुन लें। कुल मिलाकर के इस कथा के नायक तो नवीन सागर ही हैं, श्ला का पुरुष भी वही है। तो मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मेरा बचपन 8वीं क्लास तक बहुत अकेलेपन में बीता। केवल किताबें ही की सोहबत में मैं रहता था, किताबें ही पढ़ता था, मेरा कोई सार्वजनिक जीवन नहीं था, मेरे कोई दोस्त नहीं थे और मेरे परिवार में इसको ज़्यादा पसंद भी नहीं किया जाता था। तो चीज़ों को पढ़ते-पढ़ते मैंने इतना बहुत सारा पढ़ा। सौभाग्य से प्रेमचंद जी की पुत्री कमला देवी जी हमारे पड़ोस में रहती थीं, तो उनके पास किताबों का बड़ा अद्भुत भंडार था। तो वो किताबें पढ़ते रहने का मुझे मौका मिला। तो उस तरह से जब किताबें पढ़ते-पढ़ते मैंने कुछ महापुरुषों की भी जीवनियाँ पढ़ी, कुछ बड़े लोगों के वचन भी पढ़े और इन सबको देखते हुए मेरे भीतर एक प्रेरणा हुई कि मैं किस तरह का जीवन ये गुज़ार रहा हूँ। मुझे इस संसार में कुछ विशिष्ट काम करना चाहिए, ये कुछ ज़रूरी है। तो मैं दरअसल अपने आप से ऊब चुका था और निजात का कोई रास्ता मुझे ढूँढना ज़रूरी था, इसलिए भी इस तरह की प्रेरणा हुई होगी। तो मैंने फिर बहुत अतिरिक्त उत्साह के साथ अ अ, सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना ज़रूरी समझा और फिर दोस्तों की तलाश भी शुरू की और इसके लिए किस तरह से इस तरह से कुछ किया जा सकता है जिससे लोग आपके प्रति आकृष्ट हों। तो अ, हमारा जो स्कूल था वो कुछ उन दिनों प्रजातांत्रिक माहौल भी कुछ ज़्यादा था, हमारा स्कूल भी उसी रंग में सराबोर था। तो वहाँ पर कुछ पदों के लिए निर्वाचन होते थे, जैसे स्कूल कैप्टन के लिए, साहित्य मंत्री के लिए, संगीत मंत्री के लिए। तो चूँकि मैं कुछ गाना ना गाता था तो मुझे लगा कि मैं संगीत मंत्री बन सकता हूँ। ऐसा मुझ में आत्मविश्वास दृढ़ हुआ और मैं संगीत मंत्री के लिए मैं चुनाव में खड़ा हो गया।
अब संगीत मंत्री के लिए चुनाव में खड़ा हो गया, तब लोगों से मिलना जुलना, बच्चों से, स्कूल से, अपने और भी अन्य क्लासों के लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी मुहिम शुरू हुई और ये भी तय मैंने पाया कि कुछ अपना व्यक्तित्व कुछ अलग किस्म से बनाया जाए, ताकि लोग आकृष्ट हों नेता के प्रति। नेता के बारे में मैंने जितना जो कुछ समझ रखा था कि वो एक कोई विशिष्ट पुरुष होता है और जनता उसके प्रति आकृष्ट होती है, तो सारी जनता मेरे प्रति कैसे आकृष्ट होगी, इसके बारे में मैं चिंता में था। तो मैंने कुछ ह्यूमरस किस्म के भाषण भी देना शुरू किए और निश्चय ही वो लड़कों को बहुत पसंद आए और मैं थोड़ा बहुत पॉपुलर होने लगा। उन्हीं दिनों लड़कों के से भीड़ में बातचीत करते, मिलते-जुलते मुझे एक लड़का ऐसा दिखा, गोरा रंग, लंबूतरा सा चेहरा और घोर काली छलछलाती हुई आँखें, जिसमें इतना उत्साह, इतना स्नेह। मुझे लगा इस लड़के में कोई बात ज़रूर है और चूँकि थोड़े बहुत राजनीति हथकंडे सीखे जाना ज़रूरी थे, वो आ ही रहे थे। चुनाव ऐसी चीज़ है जो सिखाती है। तो मैंने नवीन सागर, वो नवीन सागर थे, तो नवीन सागर से मैंने थोड़ी मित्रता की, मित्रता नहीं, मैंने कुछ संबंध बढ़ाए और नवीन सागर बड़ा शर्मीला किस्म का लड़का था, लेकिन उसकी गजब की फॉलोइंग थी। इतने लड़के उसके साथ रहते थे, इतना उसका प्रभाव था कि मुझे लगा कि ये तो सटीक मामला है यार, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा मेरे चुनाव का। बहरहाल नवीन से मैंने अपनी आत्मीयता उस बढ़ाई और बाय द वे ये था कि नवीन के जो बड़े भाई थे रवि, वो हमारे क्लास फेलो थे, तो उनके कारण ये मामला ज़रा और आसान हुआ। तो नवीन ने फिर मेरे चुनाव में भयंकर काम किया, ज़बरदस्त। उनके तमाम दोस्त पूरे सभी जुट गए और मित्रों जैसा कि सभी कहते थे उन दिनों, मैं चुनाव जीत गया, अटाटूट वोटों से जीता कि स्कूल में रिकॉर्ड बना और मुझे लगा कि राजनीति की चौपड़ पर मैंने पहला दांव चल दिया। तो मैंने सोचा कि अब ये तो खेल आगे भी चलता रहेगा, इसलिए और नवीन से मित्र से संबंध बनाए रखना ज़रूरी भी है। तो वो सम्मोहन भी उसके साथ था, वो बड़ा मोह लेने वाला व्यक्तित्व था। तो हम लोग चलते ही रहे, साथ-साथ चलते रहे और नवीन और रवि के साथ-साथ ही मैंने उनके घर में प्रवेश किया। अब उनका जो घर था वो बहुत ही अद्भुत था। मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पृष्ठ था जिसे मैं कभी भी नहीं भुला सकता। उनकी माँ, जिसको हम लोग चाची कहते थे, बहुत महान महिला थी, इतनी प्रेम में अभिभूत, ममतामयी, करुणामयी, उन जैसा तो मैंने माँ का स्वरूप ही नहीं देखा। और इतना प्रेम उस घर में था, वो चाची के कारण था। जो लोग ये कहते हैं कि नवीन सागर बहुत प्यार करते थे, बहुत लोगों से मिलते थे, सबको प्यार लुटाते थे, उसकी जड़ चाची में थी। चाची से उन्होंने संस्कार के रूप में इसको पाया था। चाची नवीन को भी बहुत प्रेम करती थी। उनके अपने जीवन की कुछ कठिनाइयाँ थी। वो भी एक बड़ी साहित्यकार थी जो कभी कुछ नहीं लिख पाईं, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि मुझे नारी जीवन की कहानियाँ लिखना है। अब नारी जीवन की कहानियाँ लिखना है और वो उस तरह से अपनी भावनाएँ बताती थी। वो अपने दुःख कष्ट, बड़ा संघर्षमय जीवन था वो, बड़ी जीवट की हुई महिला थी। उन्होंने बहुत दुखों में रह कर के, अभावों में रह कर के भी अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया और उनके बच्चे बहुत आगे बढ़े। मुझे हर चीज़ थोड़ा तफ़सील से कह लेने दीजिए, क्योंकि ये मौका फिर मुझे मिले या ना मिले।
वो कहती थी कि जिस तरह से मैं कम पढ़ी लिखी रह गई और मैं कुछ काम नहीं कर पाई, मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़कियां ऐसी हों। और उन्होंने अपनी इस तपस्या को प्रगाढ़ किया और आज उनकी दोनों लड़कियां महाविद्यालयों में प्रोफेसर हैं, प्रतिष्ठित हैं। उनके बेटे बहुत अच्छे निकले। नवीन तो खैर, रवि का भी बहुत बड़ा नाम रहा। उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि एक अति मध्य वर्गीय परिवार की महिला अपने बलबूते पर इतना बड़ा काम कर लेगी और प्रैक्टिकल ना होते हुए भी वो अपने प्रेम, अपने अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर ये सब कर लेगी। चाची का मेरे का प्रेम मेरे सिर पर सवार रहता है। जब कभी मैं कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ, तो जब भी कोई माँ की बात आती है, तब मेरे उस पात्र में चाची उपस्थित हो जाती हैं। तो चाची ही हैं जिनको मैं बार-बार लिखना चाहता हूँ। उतना बेहतर नहीं लिख पाता, मेरी क्षमता कम है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं उस महान आत्मा के बारे में, उसके प्रेम के बारे में बेहतर से बेहतर लिख सकूँ। केवल भावी चाची नहीं, बाबू चचा जो कि नवीन के पिता थे, बाबू चचा भी एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। वो हालाँकि बहुत गुस्सैल थे और उनके किस्से घर भर में और आस-पास के मोहल्ले में बहुत प्रचलित थे। घर में उनके आते ही सनाटा खिंच जाता था। लेकिन वो जितने बाहर से कठोर थे, उतने भीतर से इतने नाजुक कोमल हृदय के थे कि जब उनका प्रेम छलछलाता था, तब पूरा जो घर परिवार है, वो जल-थल हो जाता था। इतना अद्भुत, इतना अनुपम व्यक्ति मैंने नहीं देखा। हम लोग बातचीत करते रहते थे, वो एक कोने में बैठे रहते थे और फिर कभी-कभी कोई मार्के की बात कह कर के अपने नीचे उतर जाते थे। वहाँ एक जगह थी बहुत विशेष, उस घर में उसका नाम था बंगला। बंगला का मतलब बंगला नहीं था, बंगला एक बहुत चौकोर कमरा था, जिसमें पुराने ज़माने के फानूस-वानूस लगे हुए थे। दरअसल नवीन का परिवार बहुत संपन्न परिवार एक वक़्त रहा था, फिर बाद में उसके अवशेष ही वहाँ पर कायम थे। लेकिन वो बंगला उस बात की निशानी थी कि एक बड़ा सुसंस्कृत माहौल इस बंगले में है। तो उस बंगले में नवीन की चाची, बाबू चचा, रवि और नवीन की जो छोटी बहनें थी पुष्पा, शशि, बेबी, इतनी बड़ी प्यारी बच्चियाँ थीं कि उनका जो स्नेह था, उतना प्यार था। उनका एक नवीन का एक छोटा भाई मनु भी था, वह भी तो बड़ा प्यारा लड़का था। इन लोगों से मिलकर के मैं विशेष रूप से विचलित हुआ या अभिभूत हुआ इसलिए क्योंकि मेरे घर का संसार कुछ अलग था। मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। मेरा घर आभिजात्य किस्म का था। वहाँ पर हम लोग भाई-बहन आपस में ज़्यादा एक-दूसरे से घुलते-मिलते नहीं थे। सब अपना-अपना काम करते थे। अनुशासन बड़ी चीज़ थी और हम लोग बहुत खड़ी बोली बोला करते थे, बुंदेलखंडी नहीं बोलते थे। पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन चाची के बंगले में धड़ाके से बुंदेलखंडी बोली जाती थी और बुंदेलखंडी में मुझे रस वहीं से मिला, मेरी समझ में आया कि ये भाषा ही तो है, ये बोली ही है जो कि दिलों को दिल से जोड़ती है। तो कितना अच्छा लगता था कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ। ठंड के दिनों में कुर्सी रख दी जाती थी और चारों ओर बैठ कर के फिर सभी हम लोग आपस बातचीत कर रहे हैं। चाची अगरिया वाले पंडित की बातें सुना रही हैं, बच्चे उन्हें छेड़ रहे हैं, वो नाराज़ हो रही हैं और झगड़े हो रहे हैं, फिर प्रेम हो रहा है, फिर चाय बन रही है, फिर क्या-क्या नहीं हो रहा है उस छोटे से संसार में, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ।
बहरहाल वो उस परिवार ने मुझे मुक्त किया अपने तमाम, अगर मुझमें जो भी छोटी-मोटी कुंठाएँ रही होंगी, मुझको मुक्त किया और मुझको एक बड़ा व्यक्तित्व बनने की ओर प्रेरित किया। हालाँकि मैं बन नहीं पाया, लेकिन उस परिवार ने बहुत कोशिश की और मैंने पाया कि मैं बहुत बहुत सारी चीज़ों से मैं खुल रहा हूँ। बहुत आत्मविश्वास से भरा हूँ और बहुत सारी बातें जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। खैर छोड़िए, हम फिर नवीन पर आए। तो नवीन से ज़्यादा हमारी मित्रता रवि भाई से हो चुकी थी। नवीन मुझे भाई साहब कहते थे और वो मान-मर्यादा अंत समय तक मेरी उनसे बनी रही। हालाँकि हम लोगों ने जीवन में बहुत सारे विचित्र प्रकरणों में एक-दूसरे के साथ रहे, एक-दूसरे का साथ दिया। बेहतर स्थितियों में भी, खराब स्थितियों में, शर्मनाक स्थितियों में भी, तमाम उसमें, लेकिन वो मर्यादा बनी रही और उसका कारण रवि था। तो रवि ने एक बार मुझसे कहा था कि ध्यान रखना वो तुम्हारा छोटा भाई है, दोस्त नहीं। तो मैं इस बात को हमेशा ध्यान में रखे रहा। बहरहाल छोड़िए इस बात को। तो मैंने नवीन की गतिविधियों में जो दिलचस्पी ली तो मैंने पाया कि उसका गीत गज़ल में बड़ा मन लगता है और मुझको भी साहित्य में बड़ी रुचि थी, हालाँकि मैं लिखता नहीं था, लिखता क्या मैं लिख पाता नहीं था। तो लेकिन मुझे लगा यार कोई आदमी लिख भी लेता है। तो नवीन का देखा, उसकी मैंने रचनाएँ देखी, पढ़ी, उससे सुनी और मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी रचनाएँ हैं। और फिर अक्सर वो हमें अपनी रचनाएँ सुनाता रहता था। एक बात मुझे उसकी खटकती थी, तो वो बोलता था कि नीरज संसार के श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और कोई उनके सामने नहीं है। मैं उसको समझाता था कि नहीं-नहीं, श्रेष्ठ कवि और भी हैं और भी भाषाओं में हैं, ऐसा नहीं। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता था। उसको था नीरज श्रेष्ठ। मैंने कहा यार अगर ये नीरज के चक्कर में पड़ा रहा और ये गीत गज़ल लिखता रहा तो ये तो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि तब तक मैं समझ चुका था कि नवीन एक बेहतर, एक बहुत बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। एक एक ये ऐसा लड़का है जिसकी मेधा अनंत तक जाती है, बहुत बेहद प्रतिभाशाली। और मैं तो अपने आप को प्रतिभाशाली समझता था, लेकिन मेरी समझ में आया कि नहीं, 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 ये आपसे बहुत आगे है और ये वक़्त ने सिद्ध भी किया कि नवीन बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। तो मुझको जो आत्मीयता का जो तकाज़ा होता है, उसमें मुझे लगा कि उसको इस से हटाना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, नीरज नहीं, तुम नई कविताएँ पढ़ो और नई कविता में जो बहुत बड़ा जो संसार है, जो पद्य का संसार है, गद्य का संसार है, उसको और देखो, वहाँ पर तुमको मिलेगा। ये तो गज़लें और ये तुकांत कविताएँ तुम्हें कहीं नहीं ले जाएँगी। अच्छा, सौभाग्य से ऐसा था कि मेरे बड़े भाई मनोहर वर्मा का साहित्य में बड़ा नाम था, उनके पास खूब किताबें रहती थी और मैं उन किताबों को पढ़ता रहता था। तो उनमें से मैंने रघुवीर सहाय की कविताएँ, सर्वेश्वर दयाल की सब कविताएँ और भी बड़े दिग्गजों की और अच्छी पत्रिकाएँ की, ये सब मैंने नवीन को मैंने दी। और ये कमलेश्वर हुए, आपके राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, इनकी कहानियों से, चेखव, इनसे रूसी साहित्य से मैंने उनको कहा कि ये पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है। साहित्य, असली साहित्य यही है। और पहले तो नवीन सागर कुछ हिचकिचाए और उनके उनकी स्थापनाएँ बड़ी दृढ़ हुआ करती थी। लाइकिंग्स बहुत कठोर हुआ करती थी, आसानी से हिलते नहीं थे वो। लेकिन फिर उन्होंने जैसे-तैसे शायद माना और उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो निश्चित रूप से उसको उस रास्ते पे जाना ही था तो वो अपने चलते चले गए। और पढ़ने में बहुत समय भी देते थे, प्रतिभाशाली तो थे ही। इस तरह से वो आगे बढ़ते गए हम लोग।
बीच में संवाद का एक क्रम भी हुआ। फिर हम लोग विश्वविद्यालय में आ गए, वो फिर भी मुझसे थोड़े पीछे थे, लेकिन विश्वविद्यालय में हम लोग को एक बड़ा व्यापक संसार मिला, इतना स्वतंत्र स्वच्छंद संसार मिला, जिसमें हम लोग सौभाग्य से हम लोग साहित्य के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि लेने लगे। और वहाँ पर हम लोगों को हम बहुत सारे हमारे उस तरह से मित्र बने, गोविंद द्विवेदी हुए, केवल जैन, और इसी दौरान हमको रमेश दत्त दुबे मिले। रमेश दत्त दुबे का मिलना हम लोगों के लिए, विशेष रूप से नवीन सागर के लिए, एक वरदान की तरह था। वो एक लाइब्रेरी में काम करते थे और बड़े रसिक व्यक्ति थे, साहित्य के मर्मज्ञ थे। उन्होंने हम लोगों को, हम लोगों से उनकी जो मित्रता हुई, तो उन्होंने बड़े प्रेम से हम लोगों को अपने करीब बुलाया और किताबें वो हम लोगों को देते रहे। और फिर किताबें दी तो फिर बातें हुई, तो फिर बहसें हुई, फिर विमर्श हुए, और उसमें मतभेद भी हुए। फिर एक दूसरे को सहमत करने के तरीके भी बने। तो इस तरह से बहुत सारा वो चला। और इसी दौरान, विश्वविद्यालय के दौरान एक घटना और हुई कि हम लोगों का सानिध्य रघु ठाकुर से हुआ। रघु ठाकुर उन दिनों समाजवादी बड़े लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने हम लोगों का स्वागत किया। नवीन के प्रति उनका, चूंकि नवीन सबसे पहले प्रेम के हकदार होते थे, इसलिए नवीन को उन्होंने बहुत प्रेम दिया और किताबें दी, लोहिया साहित्य दिया, समाजवादी सिद्धांतों से उन्होंने नवीन को दीक्षित भी किया। तो इस तरह नवीन की जो एक काव्यात्मक भूमिका थी, उसको एक वैचारिकी का एक सुदृढ़ आधार मिला। और वो सब बातें थी जिनके कारण नवीन सागर अंततः, बहुत सारे उनमें परिवर्तन आते रहे हों, लेकिन अंत तक वो अपने एक सुदृढ़ समाजवादी बने रहे। समाजवादी मूल्यों से कभी उनका विचलन नहीं हुआ और ना वो किसी विचारधारा से प्रभावित हो सके, जबकि उन पर बहुत कोशिश की गई कि वो दूसरी विचारधाराओं से प्रेरित हों और उस धारा में बहने की करके आमंत्रण उनको रहे। लेकिन वो लगातार लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन समाजवादी विचारधारा से कभी दूर नहीं हुए। तो ये एक सुदृढ़ आधार उनके लेखन का बनता है, और जिसके आधार पे हम देखते हैं कि लेखन की नवीन की कविताएं और नवीन की कहानियां अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती हैं। तभी फिर एक और घटना भी हुई कि हरिशंकर परसाई जी, उस वक्त के श्रेष्ठ लेखक, आज के भी श्रेष्ठ लेखक, लोकप्रिय लेखक हरिशंकर परसाई जी हमारे विश्वविद्यालय में आए। उनकी अध्यक्षता में एक लेखन प्रतियोगिता कराई गई और जिसमें ये निर्धारित किया गया कि त्वरित लेखन, इसमें किसी कहानी का विषय दिया जाएगा, तुरंत लेखन करना पड़ेगा, इसमें कुछ बताने समझाने की जरूरत नहीं है, फटाफट लिखो। तो इसमें हम लोग थे, उन दोनों जो हम लोगों का ग्रुप था, उसमें पप्पी भाई थे, ब्रजेश भाई थे, रवीन श्रीवास्तव थे, नवीन वगैरह सब लोग, हम लोग जो साहित्य की नाव में बैठ चुके थे और अब बीच धारा की तरफ जा रहे थे। तो हम लोग सब लोग उस लेखन प्रतियोगिता में शरीक हुए और फिर हम लोगों ने अपनी क्षमता से उसमें लिखा। तो उस प्रतियोगिता में नवीन सागर को प्रथम स्थान मिला, उनकी कहानी को पहला स्थान मिला। और जैसे कि मेरी हैसियत है, मेरी औकात है, मुझे तीसरा स्थान मिला। लेकिन मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता थी कि नवीन को, हमारे ग्रुप के व्यक्ति को, पहला स्थान मिला। और ये विश्वविद्यालय के साहित्यिक क्षेत्र में हम लोगों ने अपनी एक विजय के रूप में इसको दर्ज भी किया। बहरहाल तो
ये भी हुआ। ये जो समय है विश्वविद्यालय का, ये नवीन सागर के जिंदगी का स्वर्णिम समय रहा। इसी दौरान उनकी शादी भी हुई, उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। बहुत सारी घटनाएं घटती चली गई, जैसे कि वो इस बात के लिए बैठी हों ताक लगाए कि मैं कब आऊं कब घट जाऊं। जैसे छाया और नवीन की शादी एक बड़ी रोमांचक कहानी है। इसको अगर कोई नवीन जैसा किस्सा को अगर लिखे तो एक पूरा उपन्यास लिख सकता है। लेकिन अद्भुत वो प्रसंग रहा। बहुत सारे प्रसंग रहे, बहुत सारी ऐसी बातें रही जो अब भुला भी देनी चाहिए, जो अब याद नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम वक्त याद तो आती ही है। बहरहाल ये जो समय गुजरा, इसके बाद नवीन के विवाह का मामला बनने के बाद फिर अब दूसरी जिम्मेदारियां शुरू हुई और फिर हम लोग बिछड़ गए। नवीन गाजियाबाद चले गए, मैं अपने कुछ विश्वविद्यालय के काम वामों में लगा रहा, फिर मेरी नौकरी लग गई, मैं भी फिर कहीं अन्यत्र चला गया। हम लोग नवीन का एक संघर्षपूर्ण जीवन शुरू हुआ। लेकिन जैसा रमेश दत्त द्विवेदी की कविता मुझे बहुत याद आती है और उसको मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बहुत छोटी सी कविता है का एक हिस्सा है कि मरुस्थल का निवेदन सिर्फ मृग तृष्णा हुआ करता। मरुस्थल का निवेदन सिर्फ मृग तृष्णा हुआ करता, मगर व्यवहार बन जाती हमारी भूल गलती है। फिर दूसरी लाइनें जो हैं वो है कि हमारा साथ छूटा था गलत इतिहास के कारण। हमारा साथ छूटा था गलत इतिहास के कारण, मगर भूगोल की उंगली घुमाकर फिर मिलाती है। मुझको और नवीन को मिलना ही था और हम लोग संयोग से भोपाल में मिल गए। मेरा भोपाल में ट्रांसफर हुआ था और नवीन सागर की हिंदी ग्रंथ अकादमी में नौकरी लगी थी। और ऐसा हुआ कि हम दोनों पर अपने परिवार से दूर थे, लेकिन हमको प्रोफेसर कॉलोनी में एक अच्छी जगह पे मकान भी मिल गया। तो हम लोग निश्चित ही दोनों साथ रहने लगे और सभी व्यवस्थाएं भी हुई। तो वो जो पीरियड था जब तक हमारे परिवार नहीं आए थे, तब तक हमारे जीवन के हम लोगों के बड़े आनंद के दिन थे, जिसको बोलते हैं कि सोने के दिन चांदी की रातें, इस तरह की तमाम। तो इतनी महंगी तो नहीं थी वो हमारा हमारा समय, लेकिन इतना सलोना और मधुर मनोहर तो निश्चित ही रूप से था। घंटों हम लोग किताबों पर बातचीत करते रहते थे। संगीत में नवीन जब कभी गीत गाते थे, जिस तल्लीनता से वो गीत गाते थे वो अद्भुत होता था। फिर बहुत सारे हमारे हम लोगों ने भोपाल के साहित्य जगत में एक साथ प्रवेश किया। बहुत सारी मित्रताएं बढ़ी इन्हीं दिनों। नवीन के साथ राम प्रकाश त्रिपाठी, राजेश जोशी, संतोष चौबे और ये सब लोग, अलखनंदन, शशांक, ये तमाम। मैं सार्वजनिक जीवन से थोड़ा अब दूर रहने लगा था, लेकिन नवीन धड़ल्ले से उसमें प्रवेश कर चुके थे और अब भोपाल में नवीन की तूती बोलने लगी थी। तूती क्या होती है मैं नहीं जानता, लेकिन वो बोलने लगी थी। और घर एक, अब जो हम लोगों के परिवार भी वापस आए तो घर हम लोगों के थोड़े थोड़े एक ही मोहल्ले में रहे, थोड़े दूर, थोड़ी थोड़ी दूर पे रहे, प्रोफेसर कॉलोनी में, जहाँ पर रमेश चंद्र शाह रहते हैं और जहाँ पर ही ज्योत्सना जी रहती थी।
नवीन के लिए और मेरे लिए भी शाह साहब का घर एक पूजा स्थल की तरह था। पहली बार मैं शाह साहब से मिला तो अभिभूत हो गया। मन का साहित्यकार ऐसे होते हैं। अभी तक मुझे जो साहित्यकार मिले थे वो कुछ अलग ही टाइप के साहित्यकार थे। मतलब आदरणीय तो थे लेकिन कुछ आचरण गड़बड़ से ही रहते थे। लेकिन शाह साहब का तो मैंने देखा ऋषि तुल्य व्यवहार है उनका। उनकी वाणी से तो जैसे फूल झरते हैं। बहुत जल्दी हम लोग उनके शागिर्द होने की कोशिश में लग गए। हालांकि वो अपना समय ज़्यादा नष्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हम लोग जिसके पीछे पड़ जाएं तो फिर उसका बचना मुश्किल होता है। तो खैर ये सब वातावरण से हम लोगों को बहुत असर पड़ा, बहुत परिपक्वता, बड़ी वयस्कता हम लोग में आई। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको बहुत साफ कर दूं, बहुत सारों को भ्रम भी हो सकता है, लेकिन मैं कह दूं कि उम्र के एक नाजुक दौर में नवीन सागर को मैंने एक बेहतर साहित्यिक संसार की ओर मोड़ने का प्रयास किया था, निश्चय ही। और लेकिन इसमें मेरी जो भूमिका थी वो केवल एक निमित्त मात्र की थी। मैं उसका मार्गदर्शक नहीं था, मैं उसका मार्गदर्शक हो भी नहीं सकता था। लोग कहते हैं कि वो मुझे अपना गुरु कहते थे, मैं उसका गुरु हो ही नहीं सकता। वह बेहद बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति था और मेधावी था। अगर मैं नहीं होता तो उसको ये रास्ता कोई दूसरा दिखाता, कोई दूसरा निमित्त होता। जिसको अपने रास्ते आगे बढ़ना है उसको कोई रोक थोड़े सकता है। अब वो कभी समय ने इसको संकेत कर दिया, समय ने उसको संकेत कर दिया, तो उसको तो एक बड़ा कवि बनना ही था। और मुझे इस बात की हमेशा प्रसन्नता होती रही कि तमाम अपनी कमजोरियों, कमियों, खामियों के बावजूद नवीन सागर उस राह पर लगातार चलता रहा। अगर उसमें थोड़ा जिद और जुनून होता और भी कुछ बातें अगर और ना होती तो नवीन जैसा कवि तो दुनिया में मिलना मुश्किल था। अब ये बात कहना कुछ अजब सा लगता है, लेकिन मैंने पाया कि केवल इस संसार में केवल प्रतिभा आपके काम नहीं आती, उतनी ही मेहनत भी जरूरी होती है, उतना ही परिश्रम जरूरी होता है, उतना ही अपने को रगड़ना पड़ता है, तब आपकी प्रतिभा अपने उत्कर्ष पर पहुंच पाती है। लेकिन नवीन में कर्मठता का अभाव था। जो बात मैंने राजेश जोशी में देखी, संतोष चौबे में देखी, रघु ठाकुर में देखी कि वो अपने काम के प्रति उनमें अगाध निष्ठा के साथ साथ एक जिद और जुनून था उस काम को पूरा करने का, उसमें विशेषज्ञता हासिल करने का। और इन लोगों ने अपने क्षेत्र में इस बात को निर्धारित रूप से पकड़ा भी। और आज वो इतने जो सफल और प्रसिद्ध हैं, उसके पीछे उनकी मेहनत भी है। नवीन इस मामले में थोड़े कमजोर पड़े। शायद उन्होंने जीवन को बहुत आनंद में लेने की कोशिश की, लेकिन जीवन केवल आनंद नहीं है, ये एक बहुत कठिन परिश्रम भी है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। चलिए, तो मैं नवीन को आपको यही बता रहा था कि नवीन सागर कैसे बने। इसमें मैं एक बिंदु की ओर आपकी ओर, एक मुद्दे की ओर आपका फिर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उनके निर्माण में बहुत सारे लोग, बहुत सारा परिवेश, बहुत सारा पर्यावरण लगातार जुटा रहा। जिसमें चिरगांव का उनका जो परिवार था वो मैथिली शरण गुप्त के नाती थे, और मैथिली शरण गुप्त का जो परिवार था, उनका जो घर था, वहाँ के जो संस्कार थे वो
अद्भुत संस्कार थे। एक इतना सुसंस्कृत परिवार मैंने नहीं देखा। और उर्मिला चरण जी के फिर हल्के भैया, कंठ जी, रंग जी, कुसुम भाभी, वो कुमकुम, वो कामनी, वो एक पूरा बहते हुए प्रेम का जैसे पारावार, उतनी संस्कृति और सभ्यता का आगार भी। तो उस वहाँ पर नवीन को अपने जीवन को परिमार्जित करने में बहुत मदद मिली। मैथिली शरण गुप्त की जो लाइब्रेरी थी, उसका भी नवीन ने बहुत उपयोग किया। वहीं चिरगांव में नवीन को पप्पी का परिवार मिला। पप्पी उनका अभिन्न दोस्त था, लंगोटिया यार था। और उस जैसा समर्पित व्यक्ति मैंने नहीं देखा था। और ना केवल पप्पी, बल्कि पप्पी का परिवार, उसकी दादी, उनके पिता, उनकी माँ भावो और उनका भाई टॉनी, बाला, कितने लोग थे। फिर चिरगांव के जो मित्र थे, जो गलियां थी, जो कसवाई लोग थे, उन सबके आपसी बातें, उनकी मेल मुलाकातें, उनका प्रेम, ये सब ने नवीन को अंदर तक प्रफुल्लित किया, जकड़ लिया। और वो नवीन के मन मस्तिष्क से कभी चिरगांव अलग नहीं हो पाया। वो जब भी रहता था तो सागर में कम, चिरगांव में ज्यादा रहता था। वहाँ के जो किले में हुई बैठकें, मैं भी उनमें बहुत शरीक हुआ। पप्पी के परिवार में भी मैं बहुत गया, गुप्त जी के परिवार में भी गया। और वहाँ के लोगों का जो स्नेह मुझे मिला, उससे उसको मैं हमेशा याद रखता हूँ और हमेशा उपकृत रहता हूँ कि इतना इतना प्रेम देने वाले परिवार के प्रति, लोगों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता कैसे ज्ञापन कर सकता हूँ। बहरहाल, इसलिए मैंने कहा कि वह पूरा समय नवीन के जिंदगी का एक स्वर्णिम अध्याय था और जो तेजी से गुजरता चला गया। फिर 90 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटती चली गई जिन पर नवीन का जोर नहीं था, या नवीन का अगर थोड़ा बहुत जोर था तो बहुत कमजोर था। और एक के बाद एक हादसों ने नवीन को तोड़ दिया। वे धीरे धीरे डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के शिकार होने लगे। उनके अकेले रहने की आदत पड़ गई। अक्सर घर जाओ तो वो सोते मिलते थे। सार्वजनिक जीवन से भी वो विचलित हो जाते थे। उखड़ी सी बातें करते थे। शिकायतें भी वो बहुत करने लगे थे। उनकी अपने घनिष्ठ लोगों के प्रति भी नाराजगियां थी। स्वाभाविक रूप से हम लोगों की भी नाराजगियां थी, लेकिन प्रेम के आगे ये सब टिकती नहीं है। लेकिन एक संतुलन एक सम्यक संतुलन तो बना रहना चाहिए। इस दौरान कुछ और भी ऐसा घटा जो और गलत रहा कि वे कुछ आसक्तियों के शिकार भी हुए। वो आसक्तियां बढ़ी, हद से ज्यादा बढ़ी। जो पहले शौक थे, शगल थे, वो फिर अनिवार्य बनने लगे। और इन आसक्तियों के प्रति मैंने नवीन में जो एक ललक और जो लालसा देखी है, वो मुझे हमेशा भयावह लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन न केवल मैंने, राम प्रकाश जी ने भी इसको मार्क किया था। नवीन जी झूठ बोलने में तो बहुत एक्सपर्ट थे। वो इतना प्यारे झूठ बोलते थे कि उससे हम लोग प्रमुदित ही होते थे और आसानी से वो पकड़ में भी आ जाते थे। तो मन को हर्षाने वाले झूठ थे। तो उसी तरह के झूठ थे जैसे आपके यशोदा और कृष्ण के झूठ उठ होते रहते हैं, मित्रों के बीच में चलते रहते हैं। लेकिन बाद में वो कुछ सीरियसली झूठ बोलने लगे और वो अपनी कुछ और भी गतिविधियों में मुब्तला रहने लगे।
यहाँ हमें बहुत आश्चर्य मुझको होता था कि नवीन का जो एक समृद्ध संसार था, नवीन का जो परिवार था वो बहुत प्रेमीला परिवार था। छाया जैसी एक महान स्त्री, उसको मैं महान स्त्री ही कहूँगा। छाया जैसी समझदार महिला से नवीन की शादी हुई। वो एक संपन्न परिवार की लड़की थी। उनके परिवार को मैं जानता था। लेकिन वो सब कुछ छोड़ कर के नवीन के पास आई और उसने ताज़िंदगी गरीबी और अभाव में रहने के बावजूद भी कभी भी शिकायत का एक शब्द नहीं कहा, ना कभी हम लोगों से उल्लेख किया और लगातार नवीन के साथ उसकी छाया ही जैसी चलती रही। उसके बच्चे बड़े मधुर, बहुत प्यारे थे। गुड़िया बड़ी सुंदर बच्ची थी। पांडु था, राजा था, ये सब बच्चे बहुत थे। तो एक ऐसा परिवार था जो कि में बहुत आनंद और बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बहुत सारे मददगार दोस्त थे। रवि जैसा भाई उसका था जो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। उसके दोस्त थे, उसके साथी थे, परिचित थे, सब लोग नवीन के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि नवीन का दिल कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से बेतरह टूट गया। ये कारण मैं समझ नहीं पाया। मैं समझना चाहता रहा और मुझे किसी ने कभी-कभी इसका ठीक उत्तर नहीं दिया। इन सब आर्थिक कठिनाइयाँ, दुविधाएँ हम जैसे सभी मध्यवर्गीय परिवारों में होती है, 19-20 होती ही हैं। लेकिन हम लोग किसी तरह से अपनी इस झरझर नाव को खेते चलते हैं और एक समय बाद अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। नवीन का भी यही सोचना था, लेकिन वो कहाँ चूके ये मैं नहीं जान पाया। देखिए, मरना सभी को है, लेकिन इस तरह असमय, अकस्मात जाना बहुत दुखद, बहुत भयानक, बहुत भयावह है। नवीन का जाना इसलिए बुरा लगता है। आज मैं ना रहूं, रवि ना रहें तो कोई फर्क की बात नहीं। एक उम्र बिताने के बाद आपको संसार से चले जाना चाहिए। लेकिन नवीन की उम्र ऐसी नहीं थी। 50-52 साल का व्यक्ति अपने उत्कृष्ट में, जब अपना साहित्य वो बहुत बेहतर लिख रहा था, जब सभी जगह उसकी शोहरत फैल रही थी, तब वो न जाने क्यों, क्या कैसा हुआ कि वो चुपचाप मृत्यु के हाथों में चले गए। मित्रों, चूंकि मैं जन्म जन्मांतरों में पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मेरी धारणा है कि जो हमें प्रेम करते हैं वे कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वे यहीं होते हैं, हमारे आसपास होते हैं और अक्सर साकार मिलने भी चले आते हैं। कभी इस जन्म, कभी उस जन्म। नवीन भी कभी न कभी किसी अन्य रूप में, किसी अन्य रंग में हम लोगों को मिलेंगे। ये पृथ्वी, ये जो संसार, ये जो धरती इस तरह से चल रही है, पापियों के कारण नहीं, नवीन सागर जैसे पुण्यात्मा लोगों के कारण चल रही है। और आगे भी इसको इसीलिए चलना है। हम लोग जो आपस में एक दूसरे को प्रेम करते रहे हैं, हमको फिर कभी कभी कहीं ना कहीं मिलते रहना है। इस भरोसे के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और एक मैंने जिंदगी में नवीन के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन एक काम तो मैंने किया ही कि नवीन की कुल कहानियों को ढूंढ करके यहाँ वहाँ से प्राप्त करके उसकी कुल कहानियों का एक संकलन
हमने तैयार किया आईसेक्ट प्रकाशन की ओर से। आईसेक्ट प्रकाशन संतोष चौबे का प्रकाशन है और हम लोग साहित्य में इस प्रकाशन के माध्यम से बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण काम यही हुआ कि नवीन सागर की कहानियों का प्रकाशन किया गया, उनको एक जगह इकट्ठा किया गया। उनकी अधूरी कहानियों को इसलिए छोड़ दिया गया कि अब ऐसी कोई हस्ती भी नहीं है, ऐसी कोई ऐसा कोई साहित्यिक व्यक्तित्व भी नहीं है जो उन अधूरी कहानियों को पूरा करने की कोशिश भी कर सके, क्योंकि जिस मेधा के, जिस कल्पना के नवीन सागर मालिक थे, धनी थे, वहां तक सामान्य रूप से हम लोगों का पहुंचना कठिन है। उसमें संकलन में मैंने एक भूमिका लिखी थी और नवीन के गद्य के बारे में ही लिखी थी। आदरणीय अर्पण जी का ये आग्रह है कि उसमें से मैं कुछ पैराग्राफ आपको सुनाऊं, तो मैं उसको सुना करके अपनी बात खत्म करता हूं। उसका उन्वान था गद्य की अनोखी और अद्भुत उड़ान। यह निश्चित ही खेदजनक है कि नवीन सागर की सृजनात्मक प्रतिभा के अनुरूप ख्याति और प्रतिष्ठा उनके जीवन काल में उन्हें नहीं मिली, लेकिन अंततः उनकी अपूर्व रचनात्मकता का संज्ञान महत्वपूर्ण रूप से लिया गया तथा उनकी अति संवेदनशील अनुभूतियों और मर्म स्पर्शी अनुभवों की प्रामाणिकता को व्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई। उनकी कविताओं की बृहत्तर समीक्षा में उनके कवि की महत्ता बेहतर तरीके से समझी गई और उन्हें ठीक ठीक पहचाना गया। लेकिन फिर भी उनके कथाकार के बारे में कम ही चर्चा हुई। यह दूसरा खेद है जो समकालीन हिंदी साहित्य के माथे पर दाग बना हुआ है। नवीन ने यूं तो अनेक महत्वपूर्ण कहानियां लिखी, लेकिन अधिकांश छोटी बड़ी पत्रिकाओं की ओट में समा गईं, जबकि इन कहानियों में अपने देश, पर्यावरण और समय की जटिलताओं और उसकी विसंगतियों के ताप से प्रतिकृत हो रहे मनुष्य मन के भीतरी आरोहों अवरोहों और उनसे घिरते जूझते एक आम नागरिक की छटपटाहट का बयान ऐसा करुणार्ध जीवन अनुभव बनता है जो नवीन के आत्मिक और रचनात्मक पलों से पाठक को सीधे जोड़ता है। और फिर उसके गिर्द एक स्तब्ध किंतु विलक्षण सन्नाटा ठटक कर रह जाता है, जिसमें लेखक के आत्म रूप में पाठक और पाठक के केंद्र में लेखक, इस तरह दो दोस्त एक ही समय में दुख की नदी को डूबकर एक साथ पार करते हैं। लेखक का यह अवसाद वैयक्तिक ना रह जाकर समाज के व्यापक परिवेश से जुड़ जाता है। वो नवीन लिखते हैं, पहले खूब जाता था, जाने के लिए एक जगह नहीं थी, पूरी दुनिया खुली थी और उसमें जगह थी कि कहाँ कहाँ जाऊं, पर जब गया तो बार बार लौटा, इतना उदास कि जाने की इच्छा हर बार थोड़ा थोड़ा मरी। दुनिया जितनी बड़ी थी उतनी ही छोटी हुई। अब कहीं जाना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, कोई बात नहीं बची, बोलने का मन नहीं रहा, अकेला चुपचाप होता गया। मुझे बुलाओ कहते कहते सुन्न हुआ। मैं कहना चाहता हूँ दोस्त, मेरी आवाज कहाँ है? मैं कहाँ गया कि लौटा तो कहीं नहीं। मुझे शामिल करो। यह बेचैन कर देने वाली उदासी नवीन की कहानियों में लगातार गाढ़ी होती चलती है। और फिर मोर जैसी श्रेष्ठ कहानी हमें मिलती है जो अपनी अद्भुत फैंटेसी और शिल्प के अनोखे प्रयोग की वजह से हिंदी साहित्य की कथा यात्रा में एक ऐसा ऐतिहासिक मुकाम रचती है जहां से आधुनिक दौर की कहानी अपना पहला प्रतीकात्मक मोड़ लेती है।
फिर दूसरे कथाकार उसी अंदाज में कहानी की दशा और दिशा निश्चयात्मक रूप से तय कर पाते हैं। यदि मोर जैसी कहानी आज से 3 दशक पहले लिखी गई और तब यदि नवीन सागर का दूसरा कथा संग्रह निकला होता, तो मोर का कलात्मक स्थापत्य समीक्षकों को कहानी की आलोचना के लिए नए प्रतिमान की खोज के भरपूर अवसर देता। जो नवीन को बहुत कुछ जानते हैं, वे इतना तो यकीनी तौर पर मानते हैं कि उनकी जिंदगी इन मायनों में भरपूर रही कि वह देश काल और मन की बहुरूपी गतिविधियों, बहुविध अनुभवों और बहुमुखी अवलोकनों से सराबोर रही। लोग उनकी किस्सा गोई के घने सामर्थ्य का शिद्दत से लोहा मानते थे। वे घटनाओं के क्रम, वर्णन और विवरणों को इतनी रसमयता, सजीवता और विभोर तन्मयता से पेश करते कि मन उन्हीं के रेशों रेशों में रमा रह जाता। और फिर वहीं अकेला खड़ा खुद से और फिर वहीं खड़ा खुद से उलझता रहता जहां नवीन अंत में उसे छोड़ देते थे। इसलिए उनके गद्य से लोगों की उम्मीदें कुछ और थी, लेकिन वे तो भीतर से कुछ और ही तथा अलग थे। उनकी जिंदा दिली दुख की किस कील पर लटकी थी, कब किसे पता चल सका और दीवार सुनी रह गई। उनका व्यक्तित्व किसी गूढ़ गहन कहानी से कम नहीं था। अपने आप में, अकेले में, मेले में दुख के कांटों पर पैर डालते, संशयों और संभ्रमों में चलते गिरते, खुद अपने आप से भी छले से दुख की नाव में दुख के छेद ढूंढते, गुप्त मनों के विकट भेद खोजते, द्वार पर खड़े अवसर को जमकर लात मारते, घोर कलिकाल में आराम से हारते, विपत्तियों को पुकारते, गैर का घर संवारते, दर्द को भरते और आनंद में झरते, एक अति भावुक मन लिए जन जन के मन में अपना जीवन ढूंढते, हैरान, परेशान और हलेकान नवीन सागर की खुद की कथा दुखांत में प्रहसन के मध्य बेचैनी में एक सुकून की तलाश की असमाप्त महागाथा रही। ऐसे व्यक्तित्व की कहानियों में विषयों की सीमितता पर ही चर्चा करना सम्यक आलोचना के हित में नहीं होगा, बल्कि उनकी रचनाओं में निहित पीड़ा की गहराई और आधुनिक मनुष्य की न्याय, प्रेम और सामूहिकता की तलाश में हताश भटकन, छटपटाहट और वेदना पर ध्यान दिया जाना वास्तविक साहित्यिक समीक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए था। नवीन की बहुत सारी कहानियां जिसमें लड़की, उसका स्कूल, क्षेपक, इस तरह की कहानियां थी, अंतहीन, बोझ, माँ, ये जो मन को द्रवित कर देती हैं और हमेशा वो कहानियां मन में पकती रहती हैं। उनकी इन कहानियों में जो मध्यवर्गीय चित्र थे, जो नवीन सागर के मन के स्थायी भाव थे। अपनी आर्थिक विवशताओं, बेचारगी और अक्षमताओं का शिकार पिता कदम कदम पर अपमान और जलालत की आग में झुलसकर उसी सामाजिक अन्याय के हथियार में अपने आप को रूपांतरित कर देता है, जिसके अत्याचार का शिकार अंततः घर में औरत ही होती है। ये उनकी कहानी की थीम रही। मित्रों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। नवीन की कथा अनंत कथा है और मेरा जैसा व्यक्ति उस शिद्दत से, उस गहराई से नहीं कह पाता, उसे हम याद करके ही रह जाते हैं। ये बात आपने मुझको एक कमेंट में दिख पड़ी कि जो दुनियावी लोगों की समझ में नहीं आ पाएंगे, नवीन सागर बनने के लिए और उन्हें समझने के लिए एक अलग
समझ चाहिए। मित्रों, ये बात बहुत सही है, लेकिन इसमें मैं इतना भी जोड़ना चाहता हूं कि साहित्यकार को ये समझाना भी उसका दायित्व है। दुनिया कितनी ही भोली हो या धूर्त हो या झूठ का शिकार हो, संभ्रम का शिकार हो, अंततः साहित्यकार का यह दायित्व है कि उसको इस भ्रमजाल से मुक्त करे। खुद अपने दुख की आग में जलते रहना साहित्य का धर्म नहीं है। उस दुख की आग से हमें, हमारे लोगों को, हमारे परिवारों को निकालना भी उसका एक काम है, एक कर्तव्य है। और कभी कभी ये हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। महान आत्माएं हैं, वो निरंतर अपना परिमार्जन करती रहती हैं। मेरी अपनी ऐसी धारणा है कि वो हर जन्म में अपने को एक नए रूप में परिमार्जित करके सामने लाती हैं और आगे बढ़ाती हैं और आगे बढ़ाती हैं। ऐसे ही इस यात्रा में हमें फिर से नवीन कहीं मिलेंगे। ये मेरे मन की अपनी धारणा है और इस धारणा से मैं कोई समझौता नहीं करता। उनकी कहानियों में अपने एकालाप, स्वयं से साक्षात्कार और संवाद तथा जनाकुल भीड़ों में दर दर भटकते आहत अजनबी एक लेखक की मुक्ति की तलाश भरपूर नजर आती है। यह सिर्फ उनकी अपनी मुक्ति की याचना नहीं है, वरन एक संपूर्ण शोषित, दलित, दमित जन समूहों की पीड़ा और यातना से मुक्ति की कामना है। नवीन के जो शब्द हैं वो कहते हैं, हर हाल में सन्नाटे को तोड़ना है कि घर में भरा गट्ठरों अंधेरा शाम को रोज खदेड़ा जाए तो एक उजला दिन उसमें से निकल के दुनिया भर के दिनों में फिर लौट कर आएगा। ये उनकी कहानी लौटा तो कहीं नहीं का एक अंश। मैं इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूं कि नवीन सागर के साहित्य को, उनकी कहानियों में जो दृश्य थे, उनको अभी और गहरे संवेदनात्मक उद्वेग के से खोले जाने की जरूरत थी। दुर्भाग्य से नवीन सागर के जीते जी ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन शाश्वत समय अपना नैसर्गिक न्याय करता जरूर है। यह बात अलग है कि ऐसी अनन्य सजन धर्मिता और दुर्दमनीय प्रतिभा के विचार कौशल तथा लेखकीय क्षमता से हिंदी कथा साहित्य असमय वंचित हो गया। यह आखिरी खेद रहेगा, लेकिन अंतिम स्थिति नहीं दर्शाता। यह किताब इसी बात की क्षतिपूर्ति है कि इस संकलन में दर्ज नवीन सागर की संपूर्ण कहानियां अपने समय के जीवंत दस्तावेज हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि एक दिन साहित्य के इतिहास में यह अवश्य दर्ज होगा कि अपनी कविताओं की तरह नवीन ने गद्य को भी एक ऐसी अप्रतिम ऊंचाई दी और उनके विद्रोही तेवर, कहन के अनोखेपन और मन को छू लेने वाली गहरी तथा व्यापक संवेदनशीलता हिंदी भाषा तथा साहित्य की वह विरासत है जिसे आने वाला हर लेखक और पाठक अपनी स्मृति और श्रुति में मास्टर के योगदान की तरह हमेशा याद रखेगा। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश वर्मा जी। आप लगातार व्यस्त रहे और इसके बावजूद समय निकालकर आज नवीन सागर जी के इस जन्मदिन पर अपना उद्बोधन दिया, उनसे जुड़ी स्मृतियां साझा की, उनकी कहानियों पर अपनी बात रखी। मित्रों, यह जो संग्रह है संपूर्ण कहानियां, अभी आपने जो वक्तव्य सुने मुकेश वर्मा जी के, वह इस कहानी की भूमिका के रूप में यहाँ दर्ज है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण काम हुआ है
मुकेश वर्मा जी और आइसेक प्रकाशन की पहल से मैं एक बार यहाँ पर नवीन सागर जी की कहानियों के शीर्षक बतला दूं। हालांकि हमारे कई वक्ताओं ने उनकी कहानियों पर बात की, मुकेश जी ने की, शंपा शाह जी ने की, राम कुमार तिवारी जी ने की, और भी कुछ वक्ताओं ने उनकी कहानियों पर बात की। एक बार तत्काल संदर्भ के लिए मैं उनकी कहानियों के शीर्षक को यहाँ रखना चाह रहा हूं। उनकी कहानियां हैं किसी की शक्ल, वापसी, मूछें, क्षेपक, अंतहीन, सत्य कथा, बोझ, अपनी जमीन, घर, घोड़े का नाम घोड़ा, मोर, अंधेरा प्रहसन, 30 मार खां, पत्थर, उसका स्कूल, मां, एक था भाले और एक थी मशीन, जादू की बातों वाला जादूगर, लौटा तो कहीं नहीं, और लड़की। अब कुछ देर में हम लोग अगले वक्ता को सुनेंगे, और अगले वक्ता हैं कृष्ण कुमार जी। वे नवीन जी से जुड़ी हुई अपनी स्मृतियां हमसे साझा करेंगे। और उसके बाद मित्रों, अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए हमने रघु ठाकुर जिसे निवेदन किया है, तो वे आएंगे और रघु ठाकुर जी से संवाद के साथ यह एकाग्र हम फिलहाल के लिए यहीं समाप्त करेंगे। जी मुकेश जी कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रघु भाई को सुनना बहुत जरूरी है। जी जी। वो उनके तो वास्तव अभी गुरु रहे हैं। जी, अभी कुछ देर में 7:30 के आसपास हम लोग कृष्ण कुमार जी को सुनेंगे, और 8:30 बजे से रघु ठाकुर जी को सुनेंगे। आप सभी मित्रों का धन्यवाद कि आप अपनी लगातार प्रतिक्रियाओं से और अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को, इस एकाग्र को पसंद कर रहे हैं, इसे एक मायने दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश। नमस्कार।